Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today I'm going to start a topic, admission of a partner. But before it, we have to know the three main topics. That is, firstly, we have to know what is the meaning of partnership and its features. Secondly, we have to know the partnership deed and its contents. And thirdly, we have to know what are the benefits of partnership deed. Okay, so let's start with the first topic. Let's start with the first topic. What do you mean by partnership and its features? As per Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership का मतलब है partnership is relations between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. It means ये एक relation है दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में जहां पर वो लोग मिलकर जो प्रॉफिट है उसको शेयर करते हैं और ये जो प्रॉफिट कमाया जाता है या तो ये सभी व्यक्तियों के द्वारा सभी पार्टनर्स के द्वारा कमाया जा रहा है या कोई भी एक व्यक्ति कोई भी एक पार्टनर उस होल बिजनेस के लिए काम करता है और जो भी प्रॉफिट होता है वो कुछ ना कुछ रेशो जो भी वो डिसाइड करते हैं पार्टनर्स उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओके सो नेक्स्ट पार्ट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप first point is two or more persons there must be at least two persons to form a valid partnership. The maximum number of partners can't exceed the number of partners prescribed by the Companies Act 2013, which is 50 in any business, whether banking or non-banking. So first feature is two or more persons. दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं बिजनेस को चलाते हैं and maximum number of partners can't exceed the number of partners prescribed by the Companies Act 2013. 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली 50 से ज्यादा मेंबर्स किसी भी एक बिजनेस के अंदर नहीं हो सकते वेदर इट इज बैंकिंग और नॉन बैंकिंग बिजनेस. सेकेंड फीचर इज एग्रीमेंट. जब भी पार्टनरशिप होता है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट. वो तभी वैलिड कहलाएगी या जब वो एक एग्रीमेंट के अंदर आती है. एग्रीमेंट मस्ट शुड बी रिटन और ओरल. वो किस भी तरीके से होना चाहिए या तो रिटन होना चाहिए या वो ओरल होना चाहिए. बट अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न होता है among the partners it is known as partnership deed. तो क्या कहलाता है partnership deed कहलाता है. Okay. Now third point is existence of business and profit motive. A business can be formed for the purpose of carrying on legal business with the intention of earning profits. A joint ownership of some property by itself can't be a partnership. एक पार्टनरशिप तभी फॉर्म हो सकती है जब वो लीगली काम कर रही है. ठीक है. एंड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और उसका जो मेन मोटिव है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट्स. अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कांट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप. अगर कोई भी दो व्यक्ति मिलकर किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो कभी भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है. ओके सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. Now the fourth point is sharing of profits. An agreement between the partners must be aimed at sharing the profits. If some persons join hands to run some charitable activity, it will not be called as partnership. जब भी किसी हम एग्रीमेंट के अंदर आते हैं जो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है इट मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स. उसमें कुछ ना कुछ एम होना चाहिए. इट इज मस्ट कि हम इस रेशो के अंदर हम अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी और जब कुछ लोग मिलकर किसी चैरिटेबल एक्टिविटी को रन करते हैं देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप. वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है. एंड फर्दर इफ अ पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ही कांट बी कॉल्ड एज अ पार्टनर. तो वहां पर वो पार्टनर नहीं कहलाएगा अगर वो किसी भी शेयर को लेकर कोई हक मतलब राइट रखता है कि मेरे को ये प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए. So fifth point is business carried on by all or any of them acting for all. जब भी किसी बिजनेस को चलाया जाता है तो या तो सभी व्यक्ति मिलकर उस बिजनेस को एक्ट करेंगे चलाएंगे या any of them acting for all या फिर होल बिजनेस के लिए एक व्यक्ति भी वहां पर काम कर सकता है. So it means that each partner can participate in the conduct of business and each partner is bound by the acts of the other partners in respect to business of the firm. Okay. So sixth point is the relationship of principal and agent. Each partner is an agent as well as a
प्रिंसिपल ऑफ द फर्म. हर पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है उस फर्म के लिए. एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट. वो एजेंट इसलिए बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स. वो हर सभी पार्टनर्स को क्या कर रहा है, ही कैन बाइंड. एंड प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स. और जब वो सभी पार्टनर्स के एक्ट्स के द्वारा बाउंड हो जाता है, देन इट ही इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल. Okay, so this is the 6th point. Now, what do you mean by partnership deed? Partnership deed is a written agreement among the partners which contains the term of agreement. It is also called the articles of partnership. Partnership deed क्या होती है? एक ऐसा written agreement जो कि partners के बीच में होता है and which contains the terms of agreement. उसके अंदर सभी terms agreement की लिखी जाती हैं जो होती हैं उसके अंदर. It is also called articles of partnership. So first point is name and address of the firm as well as partners. Second point is name and addresses of the partners. Third point is nature and place of the business. Fourth point is duration, if any, of partnership. Fifth point is capital contribution by each partner. कितना कितना capital लेकर आएंगे partners. Sixth point is interest on capital. Seventh point is drawings and interest on drawings. The rate of interest on drawings that will be charged on drawings. So, 8th point is profit sharing ratio. 9th point is the 9th point is interest on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन कि कितना पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा. द रेट इज डिस्कस्ड इन दिस. 10th पॉइंट इज पार्टनर सैलरी और कमीशन. कितना कितना पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, क्या कमीशन दिया जाएगा. 11th point is method for valuation of goodwill because there are 3 methods to evaluate goodwill. First method is average profit method, second method is super profit method, and third one is capitalization method. So I will discuss these 3 methods in the next video, next video, because I will discuss the 3 cases in the next video, and then in the next video is the valuation of goodwill. So the 12th point is accounting period of the firm and duration of partnership कि कितना पीरियड तक हमारा पार्टनरशिप रहेगा, वाइंडिंग अप कब होगा, ये सब उसके अंदर मेंशन किया जाता है. अकाउंटिंग पीरियड से 1 जनवरी टू 31 मार्च 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रहेगा या 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहेगा. This period is discussed in this point. Then 13th point is rights and duties of partners, how disputes will be सेटल्ड कि किस तरीके से अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है किसी पार्टनर के बीच में किसी भी पॉइंट को लेकर, तो हाउ इट विल बी सेटल्ड. ओके, सो 14th पॉइंट इज डिसीजंस टेकन इफ सम पार्टनर बिकम्स इनसॉल्वेंट. किस तरीके से डिसीजंस को लिया जाएगा अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया घोषित कर जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस केस में हम किस तरीके से डिसीजंस को लेंगे. Then 15th point is opening of bank account, whereas it will be in the name of firm or partners. जो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाएंगे उसमें पार्टनर्स का नाम रहेगा या फर्म का नाम रहेगा, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं हम. 16th पॉइंट इज रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और किस तरीके से अकाउंट्स का सेटलमेंट होगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. सो 17th पॉइंट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इफ एनी टू बी डन. सो किस तरीके से यहाँ पर असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट किया जाएगा. 18th पॉइंट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स कि किस मेथड से हम यहाँ पर फर्म्स के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे. 19th पॉइंट इज ऑडिटिंग एंड 20th पॉइंट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कि किस डेट से पार्टनरशिप यहाँ पर कमेंस हुई है. दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस पॉइंट. ओके, सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर. हर पार्टनर की लायबिलिटीज, ड्यूटीज़ और राइट्स को रेगुलेट करता है. सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड. किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बचाता है पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हो चुकी हैं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्हाट विल बी द रेट इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज,
what will be the interest on loan will be charged. So these are the points which are the key points which have been mentioned in the partnership deed. So third point is any dispute amongst the partners may be settled easily as the partnership deed may be readily रेफर टू. सो किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसे हम इजीली सेटल कर सकते हैं, बिकॉज इन पार्टनरशिप डीड इट इज़ मेंशन कि इसको हम कोर्ट के थ्रू उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे या फिर पार्टनर्स खुद से इस प्रॉब्लम को, इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर लेंगे. सो इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. So hence it is always best course to have a written partnership deed duly signed by all the partners and registered under the act. So सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप रिटन पार्टनरशिप डीड रखते हैं तो ये आपको किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट होने से बचाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. When a new partner is admitted in a running business due to the requirement of more capital or maybe to take advantage of the experience and competence, the newly admitted partner or any other reason, it is called admission of a partner in a partnership firm. जब भी कोई नया व्यक्ति, नया पार्टनर किसी भी फर्म में एडमिट होता है, रनिंग बिजनेस में एडमिट होता है, ड्यू टू एनी रीज़न से ज़्यादा कैपिटल बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि वो कोई व्यक्ति हमारी पार्टनरशिप में आए, या सेकेंड रीज़न मे बी वी वॉन्ट टू टेक एक्सपीरियंस ऑफ द अपकमिंग पार्टनर, द स्किल्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिम, और ड्यू टू एनी अदर रीज़न. सो दैट इज़ कॉल्ड द admission of a partner in a partnership firm. So according to section 31 subsection 1 of Indian Partnership Act 1932, a new partner be admitted only with the consent of all the existing partners. Okay, so क्योंकि कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जब तक वो कंसेंट नहीं देते हैं, जब तक वो अपनी रजामंदी नहीं देते हैं, जब तक हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं. So at the time of admission of new partner, following adjustments are required. The first adjustment is calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Second is accounting treatment of goodwill. And third is accounting treatment of accumulated profit, reserves and accumulated losses. Accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities. And fifth point is adjustment of capitals and a new profit sharing ratio. So okay, so we will start in the next video calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio, and there we will do the first and second case, which is a simple case, and the second one is the take case. Okay, so keep watching my channel Krishna's Institute and press the like and subscribe button too. Thank you.